Hello and welcome, guys, to daily news analysis of Indian Express. Today, the date is 7 September, so let's get started. Our Prime Minister Narendra Modi left for ASEAN and East Asia Summit to be held in Jakarta, Indonesia. Okay, and today, Biden, the US President, will arrive in India. Now, what India have decided is that the chief guest for the next Republic Day in 26 January, the chief guest will be the Quad members, okay, the leaders of Quad countries, and Quad countries are that Japan, Australia, and USA. Okay, so on what basis they have been chosen? It is strategic and diplomatic, business interest, and international geopolitics. ओके तो ये एक कंट्री की अपनी खुद की मर्जी पर रहता है कि वो किसको अपना चीफ गेस्ट बुलाना चाहती है डिपेंडिंग ऑन वट एवर फैक्टर्स दे कंसिडर इम्पोर्टेंट ओके सो विद दिल्ली प्लानिंग टू इनवाइट कॉर्ट लीडर्स टू नेक्स्ट रिपब्लिक डे और किन इश्यूज में हमें कॉपरेशन करना है इनके साथ तो बहुत सारे आप जितने सोच सकते हैं इकोनॉमिक है डिफेंस है क्लीन एनर्जी इंडो पैसिफिक हमेशा से वहां पर है देन सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज ओके जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिनकी बात हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओके इसी के लिए हमने एक आई टू यू टू भी बनाया है ठीक है एक आई सेट भी बनाया गया है इसी के लिए तो जितने भी आप रेंज सोच सकते हो कोलैबोरेशन की वो सब इसमें आ जाता है नेक्स्ट इज यहाँ पर मणिपुर में वायलेंस अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है इवन यहाँ पे लोग कुछ आर्मी को रोक रहे थे तो उस चक्कर में टीयर गैस यूज करनी पड़ी एंड कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है उसमें ओके और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट की थी उसने कहा है कि आप ये बताइए जो आर्म्स लूटे गए और जो मिसिंग है आप क्या प्लान बना रहे हैं इनको रिकवर करने का ओके क्योंकि बड़े बड़े ऐसे वेपन्स जो आम आदमी के पास होने भी नहीं चाहिए वो लूटे गए पुलिस स्टोर से नेक्स्ट इज यहाँ पर एक टर्म होता है ओटीटी आप इसे क्या समझते हैं ओटीटी लाइक जो आपको वीडियो वॉइस और इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाइक व्हाट्सएप राइट सिमिलरली गूगल राइट तो इन्हीं के रेगुलेशन को लेकर कुछ इशू आया था क्योंकि अभी टेली कम्युनिकेशन बिल जो प्रेजेंट किया गया था तो उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया था उसमें क्या था कि ओटीटी दीज विल बी रेगुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन राइट जबकि माइटी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो कहती है कि ये रेगुलेशन हमारे डोमेन में आता है हमारी जुरिस्डिक्शन में आता है तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का इसमें कोई राइट नहीं बनता क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का मेनली काम क्या है और इंटरनेट सर्विस के लिए लाइसेंस इशू करना ओके वायर्ड एंड वायरलेस सर्विसेज इनको इनको देखना ना कि प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना तो बात सही भी थी यहाँ पर माइटी की ओके तो इसी वजह से फिर फर्स्ट ड्राफ्ट को कैंसिल किया गया एंड सेकेंड ड्राफ्ट लेके आया गया है There are difference of opinion has emerged between Information Ministry, that is MIT, and Department of Telecommunication, जो कि under separate Ministry of Telecommunication में आता है. Okay, तो इन दोनों में over inclusion of internet-based communication services such as WhatsApp and Google Meet in upcoming telecommunication bill. Because IT Ministry का मानना है they should not be regulated under the telecom bill. तो ये ऑब्जेक्शन रेज किए थे माइटी ने और डीओटी ने इसको फिर माना भी और रीफ्रेम किया गया है प्रपोजल्स ऑफ द बिल विच रेगुलेटेड द ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज ओटीटी सर्विसेज का मतलब है इंटरनेट बेस्ड वॉइस एंड टेक्स्ट मैसेज सर्विसेज तो फर्स्ट ड्राफ्ट को अब कैंसिल करके सेकंड ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है और यहाँ पे कहा गया है दैट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कैन ओनली रेगुलेट द कैरियज लेयर दैट मीन्स दिस टेलीफोनी वायरलेस कम्युनिकेशन एंड प्राइवेट सेक्टर लाइसेंस एक्सेट्रा ओके तो ओटीटी का रेगुलेशन माइटी के अंडर में जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर काफी सारे सैपलिंग्स लाए गए थे क्योंकि G20 समिट में सभी कंट्रीज के लीडर्स आ रहे हैं तो वो लोग एक एक प्लांट लगा कर जाएंगे ओके एज अ मेमोरी यू कैन से तो इंडिया हैज इंपोर्टेड 7 सैपलिंग्स फ्रॉम एटलीस्ट 17 कंट्रीज ओके और इन 70 में से 10 G20 मेंबर्स हैं बाकी G20 मेंबर नहीं है तो यहाँ पे नाम दिए हैं पढ़ना हो पढ़ लेना वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इसका कोई सेंस है आपके एग्जाम के लिए जैसे साउथ कोरिया के लिए सिलेक्ट किया गया है सिल्वर ट्री को सऊदी अरेबिया से डेट पाम इटली ऑलिव ट्री एंड सो ऑन एंड ये घाफ ट्री फ्रॉम यूएई ठीक है चाइना से कैम्फोर लॉरेल फिर खुद के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए क्या सिलेक्ट किया गया है तो बैनियन ट्री और जो ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि G20 के मेंबर होते हैं जैसे IMF वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशन तो उनके बिहाफ में भी सिलेक्ट किया गया है पीपल ट्री फॉर यूनाइटेड नेशंस एंड पारिजात
फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ये कितना भी आता रहे ना, इसमें आप इसको बार बार मत देखो। हम इसका एक प्रॉपर मेंस का लेक्चर तैयार करेंगे जिसमें हम इसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे। बस अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, ठीक है। ऑपोजिशन लीडर्स क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो मैटर नहीं करता है। हमें सिर्फ इसके प्रोविजंस जानने हैं, इसके बेनिफिट प्रॉस एंड कॉन्स जानने हैं, ओके, बस और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि ये कोई नया कंसेप्ट है। आई टोल्ड यू कि 1967 तक होते थे, साथ में ही होते थे इलेक्शंस। फिर उसके बाद पंडित नेहरू ने केरल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था, ठीक है, यूजिंग आर्टिकल 352। ओके, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, तब जाके साइकिल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। फिर इंदिरा गांधी जी ने भी जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, वो बांग्लादेश के साथ जो डिस्टर्बेंस चल रहे थे बांग्लादेश में, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में, तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने भी अर्ली इलेक्शन की कॉल दे दिए थे, ठीक है, ताकि वो जीत के आए तो फिर उनके पास वो एक अथॉरिटी हो। क्योंकि उसके पहले क्या है कि उनको कांग्रेस पार्टी ने सिलेक्ट तो कर लिया था, बट कहीं ना कहीं विद इन कांग्रेस भी ज्यादा लोग मानते नहीं थे उनको, ठीक है। आपने सुना होगा वर्ड गूंगी गुड़िया। जो 1971 के इलेक्शन उन्होंने जल्दी इसलिए करा लिए थे ताकि उनके पास एक वो मैंडेट हो, ताकि वो एक अथॉरिटेटिव डिसीजन ले सके, ठीक है। तो साइकिल डिस्टर्ब हुई तब, लेकिन तब की बात और है, तब आपके पास कितने मुश्किल से कहीं 15-20 करोड़ वोटर्स रहे होंगे, ठीक है। बट अभी हमारे पास वोटर 80 to 90 करोड़ के आसपास है। तो अब इतने सारे, इतना बड़े वोट बैंक के वोटर बेस के साथ वन नेशन वन इलेक्शन कराना एक डिफिकल्ट टास्क तो होगा। बाकी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया ही था कि हमें जरूरत पड़ेगी इसके लिए ऑलमोस्ट सम 30 लाख ईवीएम्स की, ठीक है। और अभी हमारे पास आई थिंक 13 लाख समथिंग है, ठीक है। तो 17 लाख हमें और बनानी है। और जबकि हमारी कैपेसिटी है कि हम पर ईयर 7 लाख के आसपास बना सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल तो अभी इसको बनाने में जाएगा। तो 24 में ये इलेक्शन हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन या नहीं, लेट्स सी, टाइम विल टेल। एंड वन मोर थिंग कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन के बाद आती है ना, तो आपके अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायती राज के इलेक्शन, ये सारे भी उसके साथ ही आएंगे, ओके। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन मतलब पूरा सेंटर से लेकर स्टेट से लेकर लोकल बॉडीज तक। चलिए यहाँ पर एक टर्म है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, एलओपी, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे इंडिया को अगर ड्रोन परचेज करना है तो इंडिया इशू करेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, एलओपी नहीं, एलओआर, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा अगर जैसे हमें ड्रोन परचेज करने हैं यूएसए से, ठीक है। इसमें हम अपनी सारी डिटेल्स देंगे कि हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, हम किस टर्म पे प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। और इसी पे बेस फिर यूएसए इसको स्टडी करेगा एंड वो इशू करेगा लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जहाँ पर वो भी बताएगा कि हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स, उनके टर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, और फिर ओवरऑल ये नेगोशिएशन होता है साथ में, ओके। बस ये दो टर्म जानने थे आपको और कुछ नहीं। नेक्स्ट आसियान की बात है, तो आसियान के साथ हम इन सभी मैटर्स पे बात कर रहे हैं, फूड एंड एनर्जी, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सोच ही सकते हो, काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं हम, ठीक है, आसियान कंट्रीज के साथ। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इस वक्त पैसिफिक ओशन ही सबसे बड़ा थिएटर बना हुआ है, ड्यू टू, थैंक्स टू एटीट्यूड ऑफ चाइना, राइट। फूड एंड सिक्योरिटी की बात हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा पाम ऑयल यहीं से इम्पोर्ट करते हैं, एनी कंट्रीज से। आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल सेशन शायद शायद ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में हो सकता है। यहाँ पे यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसे वर्ड्स कहे हैं जो शायद कहीं आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। इंडिया इज द राइट कंट्री एट द राइट टाइम टू होल्ड G20 प्रेसिडेंसी व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग इन्यूमरेबल चैलेंजेस। क्योंकि देखिए इस वक्त वर्ल्ड ना पूरी तरह से बटा हुआ है, ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो एक तो रशिया है, उसके साथ उसके कुछ एलाइज लाइक चाइना, उसका पूरा अलाई है। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा अपोज नहीं करता है, क्योंकि जब से तालिबान ने विड्रॉ सॉरी जब से यूएस फोर्सेस ने विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से और तालिबान ने टेक ओवर किया है, तब से यूएस ज़्यादा पाकिस्तान को पैम्पर नहीं करता। पहले करता था क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ती थी पाकिस्तान की, उसकी सप्लाई लाइन थी पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचने की, ठीक है। उसके बाद ईरान को यूएस ने आइसोलेट कर रखा है, तो वो भी कहीं ना कहीं रशिया की तरफ एक टिल्ट रखता है। उसके बाद बेलारूस शुरू से रशिया के साथ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं। फिर दूसरी तरफ आपका पूरा वेस्ट यूरोप, ओके, लेड बाय यूएसए, ओके। तो ये भी कहीं ना कहीं ये एक डिवीजन टाइप बटा हुआ है सब में,
ओके। उसके बाद एक डिवीजन आपका डेवलपिंग वर्सेस डेवलप वर्ल्ड में तो चलता ही है। ओके। जब बात इन सब इश्यूज की आती है ना, तब इंडिया कहीं ना कहीं एक कंट्री बन के उभरता है जो कि शायद आप कह सकते हो कि किसी का साइड नहीं लेता। रशिया यूक्रेन वॉर की बात आप करेंगे तो इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि देखिए, डिप्लोमेटिकली पीसफुल मीन्स से इसका सॉल्यूशन निकला है वो बेटर है, तो हम उसमें भी किसी का साइड नहीं लेते। बट इट डजेंट मीन, जैसा कि एस जयशंकर के वर्ड में, दैट वी आर सिटिंग ऑन द फ्रिंज। ओके, वी आर नॉट सिटिंग ऑन द फ्रिंज, हम अपना खुद का स्टैंड रख रहे हैं। ओके, तो इसलिए यूके प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि शायद इंडिया ही सबसे बेस्ट कंट्री था इस वक्त जो इस G20 समिट को होल्ड कर सकता था। और है भी, क्योंकि हमने यूक्रेन इशू को बीच में आने नहीं दिया। और यूएसए ने भी फ्रंट पेज पे, मैंने आपको दिखाई नहीं वो न्यूज़ क्योंकि काम की थी नहीं, तो यूएस ने भी यही कहा है कि चाइना अगर स्पॉइलर का रोल प्ले करना चाहता है G20 में तो शौक से करे, उसके पास वो ऑप्शन है। ये चाइना बेवजह इशू क्रिएट कर रहा है इसमें, क्योंकि फाइनल कम्युनिक में वो क्या कह रहा है कि आप एक तो वासुदेव कुटुंबकम वर्ड को यूज मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई कोई भी कंट्री लोकल लैंग्वेज यूज नहीं करती। दूसरा, उसको एक और महर्षि वर्ड से प्रॉब्लम थी, कि जो कि एक्चुअली में मिलेट्स मिलेट्स का एक्रोनिम था, इस वर्ड से ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, वो इंक्लूड करवाना चाहता था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, ठीक है, जिससे इंडिया को ऑब्जेक्शन था। तो चाइना यहाँ पे बेवजह इश्यूज बना रहा है फाइनल कम्युनिक में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बट इंडिया ने अच्छा काम किया G20 में। एंड अगर आप कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करना चाहें तो कहीं ना कहीं हमने इसको G20 समिट को, जो कि सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे फॉर्मल मीटिंग हुआ करती थी, इसको हमने कहीं ना कहीं विमेन लेड मूवमेंट बनाया है सक्सेसफुली, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टअप्स को लेकर इसमें एक ग्रुप सेटअप किया है, ठीक है, हमने वुमेन्स के लिए एक ग्रुप सेटअप किया है सेपरेटली, अरे, हमने क्लाइमेट चेंज को इस पे एम्फेसाइज किया है, तो इसी में आ जाता है हमारा एक लाइफ इनिशिएटिव। ओके, तो ये सब G20 के जो भी आउटकम्स हैं इनके बारे में कभी एक बार डिटेल में बात कर लेंगे। वैसे मेंस में क्वेश्चन आना उसका कम पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही है। यहाँ पे एक टर्म है टैबिट टेस्ट। ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली द टेस्ट ऑफ नेशनल लॉयल्टी। यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर के लीडर हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपना एलिजेंस शो कीजिए, ठीक है, स्वेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसे कहते हैं टैबिट टेस्ट। तो जब लोग कहते हैं ना कि, मतलब ऑब्वियसली हमारे यूपीएससी की बातें नहीं है ये सब, बट ये लोग कहते हैं कि भारत में रहना तो राम नाम कहना होगा, या वंदे मातरम कहिए अगर आप सच्चे भारतीय हो, तो ये सब टैबिट टेस्ट की बात आ जाती है। आप किसी की नेशनल लॉयल्टी चेक कर रहे हो उससे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इस आर्टिकल में ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर जो एंगेजमेंट होता है वो अपनी जगह है, बट कहीं ना कहीं ग्रेटर सिविल सोसाइटी इंटरेक्शन होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ टर्म्स बताना चाहूंगा, जस्ट सेकंड है। ओके, इसमें कई बार आप लोग इस तरह के टर्म सुनते होंगे न्यूज़ में, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। एक होता है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ये ट्रैक 1 होता है ऑफिशियल लेवल पर, जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आपस में डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। एंड ये प्रोसेस रिजिड होता है, क्योंकि आपको जितना डोमेन दिया गया हो कि आपको इसी दायरे में रहकर ही नेगोशिएट करना है, तो काफी रिजिड होता है। यहाँ पे आप बियॉन्ड द मैंडेट जाके डिस्कशन नहीं कर सकते। उसी तरह से एक होता है फिर ट्रैक 2। ओके, ट्रैक 2 आप कह सकते हो इट इज, ये अमंग नॉन ऑफिशियल्स की बात आ जाती है यहाँ पर, ऑफिशियल लेवल पे नहीं, नॉन ऑफिशियल लेवल पे, जैसे डिस्कशन अमंग एनजीओस, ठीक है, सिविल सोसाइटी एक्सेट्रा, या आप कह लीजिए कि बिजनेस ग्रुप्स, ओके, या बिजनेसमैन कह लीजिए। इवन रिलीजियस लीडर्स के बीच का भी इंटरेक्शन को आप ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में ही डालते हो, राइट। उसी तरीके से जैसे हमारे सपोज नोबेल लॉरिएट्स हैं, तो इनके बीच ही जो डिस्कशंस होते हैं इसको आप नॉन ऑफिशियल में कंसिडर करते हो, इसको ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहते हैं। अब इसे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई ऑफिशियल मैंडेट नहीं दिया गया आपको, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये ज्यादा बेटर होता है टू एक्सचेंज योर व्यूज फ्रीली, राइट। लेकिन ये थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई एक फिक्स मैंडेट नहीं है, यहाँ पे आप हर तरह की बातें कर सकते हो, और इसमें अकाउंटेबिलिटी भी थोड़ी कम होती है। ओके, नेक्स्ट होता है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ठीक है। ट्रैक 3 का मतलब होता है यहाँ पे आप पीपल टू पीपल इंटरेक्शन की बात करते हो, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, पीपल टू पीपल, चाहे वो एक दूसरे के कंट्री में एजुकेशन लेने के लिए जाएं, जैसे कई इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करते हैं चाइना में,
राइट। एक और बहुत फेमस इनिशिएटिव था पहले इंडिया पाकिस्तान के बीच, अमन की आशा। राइट, ये ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के पार्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एक और होता है ट्रैक 4। ट्रैक 4 में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक नहीं। ओके, और ये मोस्टली कोशिश की ये यूज किया जाता है मोस्टली जो लॉन्ग पेंडिंग कन्फ्लिक्ट होते हैं उनमें। राइट। और इसी की तरह ये ट्रैक 1 और 2 के बीच में भी एक आता है, दैट इज ट्रैक 1.5। तो आप समझ सकते हैं दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मिक्स है ऑफिशियल्स का एंड नॉन ऑफिशियल्स का। ठीक है, तो बस ये टर्म्स मुझे आपको समझाने थे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बस ये पूरा आर्टिकल का क्रक्स उतना ही है कि हमें सिर्फ ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की तरफ से नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मिलिट्री एडवाइजर्स आपस में बात कर रहे हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल्स आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं। नहीं, हमें ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी को भी एक्सप्लोर करना चाहिए चाइना के साथ। अदरवाइज क्या होता है, सी encourage greater civil society contact across borders, especially among media and academia. In the absence of such media contact, explains how dependent Indian media has become on Western media for views on China. अगर आप डायरेक्टली एंगेज नहीं करोगे चाइनीज के साथ, तो कहीं ना कहीं आप जो वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं चाइनीज सोसाइटी को, चाइनीज पॉलिटी को, आप वही एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जस्टिस इंदु मल्होत्रा के कुछ वर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, दैट हिस्ट्री ओज द एलजीबीटी कम्युनिटी एन अपॉलजी फॉर देयर सफरिंग। ठीक है, क्योंकि 2018 में जाके आपने इनको राइट्स दी है एलजीबीटी को, उसके पहले तक ये था कि अगर पब्लिक में दो लड़के, दो गे भी अगर हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, थोड़ा इंटीमेट होकर घूम रहे हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था एंड नॉन अवेलेबल होता था, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहिए, जो आपको सबसे अच्छी आंसर राइटिंग सिखा सकता है, कैसे आप पूरी बात को कितने कम वर्ड्स में बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल कंप्लीटली। ओके, इसको पूरा रीड करना। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैंने तो यहाँ पे से आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर रही कि कितने अलग अलग डोमेन पे बात की गई है, बट अगर आपको पढ़ना है तो ये आर्टिकल पूरा पढ़ के देखिएगा। ठीक है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ में लिखा गया है, बट ऑब्वियसली उन्होंने तो नहीं लिखा होगा, किसी ब्यूरोक्रेट नहीं लिखा होगा उनके बिहाफ में, बट बहुत अच्छा लिखा है। ओके, तो ये वासुदेव कुटुंबकम, वन फैमिली वन फ्यूचर, ये सब तो बातें हो चुकी हैं। नाउ सी, there is a growing realization that is shift away from GDP centric view of the world to human centric view. Wonderful lines, right? जीडीपी सेंट्रिक व्यू नहीं रखना है वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर अब कि जीडीपी बढ़ रही है, बिजनेस हो रहा है, ये नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक व्यू होना चाहिए कि ह्यूमंस, उनकी लाइफ इंप्रूव हो रही है या नहीं, उनकी लाइफ में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। ओके, सिर्फ जीडीपी आप पढ़ते भी हो ये सब तो, कि जीडीपी या इनकम ही सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता डेवलपमेंट का। ये डेवलपमेंट ऑलराउंड होती है, सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं करती वो। सेकंड, वर्ल्ड इज रिकग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस एंड रिलायबिलिटी इन ग्लोबल सप्लाई चेन। कोविड ने ये दिखाया लोगों को, पूरे वर्ल्ड को, कि ग्लोबल सप्लाई चेन आपकी अगर डिस्टर्ब हो सकती है सिंगल इवेंट की वजह से भी। ठीक है, तो आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन जितनी डाइवर्सिफाई होगी उतना बेटर होगा। और यहीं से वो बात निकल के आती है कि वर्ल्ड ओवर अब लोग कंट्रीज या जो बड़ी कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी ले रही हैं। ठीक है, ताकि अगर एक जगह के प्रोडक्शन सेंटर पे किसी तरह से इम्पैक्ट हो जाए तो दूसरी जगह से सप्लाई पूरी की जा सके। और तो ये यहीं से निकल के आता है चाइना वन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट इज, एक माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिल रहा है in the context of mainstreaming the marginalized aspiration of developing countries, the global south and Africa. Okay, अभी तक G20 समिट मोस्टली इन डेवलप्ड कंट्रीज पर ही फोकस रहता था, और मोस्टली यहाँ पे बातें जो भी होती थी ना, या तो वो स्ट्रेटेजिक लेवल की होती थी और या फिर वो फाइनेंशियल मैटर्स पे होती थी। बट इंडिया ने इसको इतना डाइवर्सिफाई किया है, अक्रॉस 30 डिफरेंट थीम्स पर हमने 200 से ज्यादा मीटिंग की है। ओके, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने पूरी तरीके से G20 का जिस तरह की एक इमेज थी उसको पूरी तरह से चेंज किया है। नेक्स्ट इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, विटनेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम 125 कंट्रीज। दिस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये इसके अंदर ही G20 की जो हमने अलग अलग इवेंट्स किए थे ना, उन्हीं में से एक सबसे पहला इवेंट था।
वी सॉ लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज एंड इंडिया ने पुश भी किया है कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए G20 का। ओके, क्योंकि हमने कल भी देखा था अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1.3 बिलियन, और इंडिया की कितनी है, 1.4 बिलियन। चाइना की भी ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन। जब चाइना को इंपॉर्टेंस देते हो आप वर्ल्ड में, इंडिया को इंपॉर्टेंस देते हो, तो फिर इस 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को आप क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो, राइट? इसलिए अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट सीट इन G20 शायद देनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा कि एसडीजी गोल पर प्रोग्रेस थोड़ी ऑफ ट्रैक चल रही है। ओके, इसको बेटर करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज इन इंडिया लिविंग इन हार्मनी विद नेचर हैज बीन ए नॉर्म सिंस एंशिएंट टाइम्स। मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे हैं, बट आप पूरा पढ़ेंगे इस आर्टिकल को तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ना चाहिए। दूसरा, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी फोकस करती है कि हमारे ओशियंस हेल्दी रहें, और इसी के लिए क्या टारगेट सेट किया गया था कि ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है, इनको हम एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या करते हैं, ओशियंस में जाते हैं और ओशियन से जाके अल्टीमेटली एंटर कर जाते हैं हमारी फूड चेन में, ठीक है, वाया फिशेज एंड क्रैब्स। ओके, तो हमें अपने ओशियंस को भी हेल्दी रखना है। नेक्स्ट इज ए ग्लोबल इकोसिस्टम फॉर क्लीन एंड ग्रीन हाइड्रोजन विल इमर्ज। तो इसके लिए क्या सेट किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर। और हम भी अपनी ग्रीन फ्यूल पॉलिसी लाएं, वो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, या कभी हम मेंस के लेक्चर में उसको सेपरेटली देखेंगे। नेक्स्ट इज 2015 में इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से सेट किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उसी के, और ये बहुत सक्सेसफुल रहा, काफी अच्छा रहा। इसमें वो सारे टर्म्स आ जाते हैं आपके, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड। ओके, इस तरह की वर्ल्ड ओवर टारगेट रखा गया है, हमें 1000 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन करना है वर्ल्ड ओवर, ठीक है, बाय 2030। तो अब उसके उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी सिमिलर लाइंस पे हमने क्या सेट किया है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें एक क्लीनर फ्यूल की तरफ ले जाएगा, जो हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज कि क्लाइमेट एक्शन सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर ही मत देखिए, इंडिविजुअल लेवल पर भी देखिए। अगर हमें डेमोक्रेटाइज करना है क्लाइमेट एक्शन को, तो उसी का इनिशिएटिव है लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल लेवल की बात है यहाँ, कि जैसे हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खाते हैं कि क्या खाना है क्या पीना है, उसी तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल भी ऐसे रखिए कि आपकी वजह से क्लाइमेट को नुकसान ना हो। अगर आपको कहीं आसपास ही जाना है तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं, रादर देन यूजिंग योर व्हीकल। ओके, उस तरह की बात है लाइफ स्टाइल में। नेक्स्ट इज ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत क्रूशियल है। तो इसी के लिए हमने क्या लॉन्च किए थे, श्री अन्न योजना। ओके, बूस्टिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेटिव बट इट शुड ऑल्सो बी मेड इंक्लूसिव। क्योंकि देखिए अभी तक क्या हुआ है वर्ल्ड में, आज हम लोग जो इनइक्वालिटी देखते हैं वो मोस्टली क्यों है, टेक्नोलॉजी की वजह से। कुछ लोग टेक्नोलॉजी, कुछ कंट्रीज टेक्नोलॉजी को ग्रास्प कर गई, कुछ पीछे रह गई इसमें, ठीक है। बट इंडिया ने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी का यूज आपको इनइक्वालिटी बढ़ाने नहीं, कम करने के लिए भी साथ दे सकता है। जैसे हमने क्या यूज किया, जैम ट्रिनिटी, ठीक है, हम आधार लेकर आए। उसके बाद हम लोग दैट वो बैंक वाली योजना, ओके, जनधन योजना, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जिससे हमने लोगों को, तो करप्शन कम हुआ उसमें, डायरेक्ट ट्रांसफर लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं पैसे। इंडिया ओवर द लास्ट few years have shown how technology can be leveraged to narrow inequalities rather than widen them. For instance, billions across the world that remain unbanked or lack digital identities can be financially included through digital public infrastructure. और इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग क्या, वर्ल्ड को कौन सा ब्रांड प्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया स्टैक। नेक्स्ट इज they have shifted the narrative from development of women to women led development। पहले हम women के डेवलपमेंट की बात करते थे, अब हम बात करते हैं women led development। इसके लिए भी G20 में एक ग्रुप सेटअप किया गया है। Our G20 presidency is working on bridging the gender digital divide, reducing labor force participation gaps, and enabling a larger role for women in leadership and decision making। ओके, तो हमारे यहाँ वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट हार्डली अभी कहीं 23% है लेबर फोर्स में। ओके, इसके दोनों रीजन होते हैं, देखिए एक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ये कि या तो घर में फैमिली में हस्बैंड की इनकम अच्छी हो रही है, तो वाइफ को फिर उतनी जरूरत नहीं होती वर्क करने की, राइट। एक तो वो पॉजिटिव हो गया कि फैमिली की इनकम अगर ऑलरेडी अच्छी है तो उसको जरूरत नहीं है वर्क करने की। सेकंड पॉजिटिव इज कि शायद वुमेन हायर एजुकेशन को अब ज्यादा परस्यू कर रही हैं,
पहले जैसे सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब सेक्टर में आ जाती थी, या कई बार छोटे शहरों में 10-12 पढ़ के आ जाती थी, तो वो थोड़ा, जो ग्रेजुएट नहीं है वो ग्रेजुएशन करना चाह रही है, जो ग्रेजुएट है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन की तरफ जो एनरोलमेंट है वो वुमेन का इंक्रीज हुआ है। नेगेटिव वे में वही सब सारे पैट्रियार्की वाले पॉइंट्स आ जाते हैं आपके, कुछ फैमिलीज कहती हैं नहीं नहीं हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती हैं। ओके, तो वो भी एक इशू है हमारी सोसाइटी में। लास्टली कंक्लूजन में बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, इट इज़ वन थिंग टू हियर अबाउट इंडियाज डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट। नाउ G20 presidency strive to bridge, divide, dismantle barriers, and sow seed of collaboration that nourish a world where unity prevails over discord, where shared destiny eclipses isolation, ensuring that every voice is heard and every country contributes. Okay, तो बहुत अच्छा लिखा है ये आर्टिकल, इसको जरूर पढ़िएगा। लिखा तो अच्छा है, बस अब अपनी खुद की कंट्री में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है पहले गवर्नमेंट को। कोटा में काफी सारे सुसाइड्स देखने को मिल रहे हैं बच्चों को, तो हम सुसाइड पे सेपरेट लेक्चर तो करेंगे ही, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डेटा और कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। सुसाइड इज द नंबर वन कॉज ऑफ डेथ अमंग्स दोज बिटवीन 15 to 30 years of age, बाय फार द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 34 स्टूडेंट्स डाई बाय सुसाइड एवरी डे। ओके, एवरी डे। अब कोटा की बात करें तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है रेट रेस। ओके, आईआईटी में जाना है, एम्स में पहुंचना, एक रेस लगी हुई है बच्चों में, एक दूसरे पे प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो सिर्फ आप उनकी विल पावर को ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो यहाँ पे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं डालना है, विल पावर स्ट्रांग हो। और आपके सामने बहुत सारे आइडल्स हैं अब इंडिया में। ठीक है, चाहे आप फिजिक्स वाला की अलग पांडे की बात करें या रोमन सैनी की बात करें। ठीक है, रोमन सैनी ने एग्जाम क्लियर किया, बाद में रिजाइन किया, वो अलग बात है, बट अलग पांडे आई थिंक शायद ड्रॉप आउट, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली you have to have belief in yourself that you have the ability to carve out a niche for yourself। कि सिर्फ रैट रेस में लगे रहना, ठीक है आप कोशिश कीजिए, बट अगर नहीं भी होता है दैट्स नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज, अब जब इस रैट रेस में आप लगे रहते हो तो अल्टीमेटली फॉल इन द ट्रैप ऑफ डिस्ट्रेस एंड सेल्फ डाउट। यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ कि आप यहाँ एक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आप लाइफ में कुछ कर पाओगे या नहीं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और अब राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या है, ये सुसाइड को देखते हुए कुछ डायरेक्शंस दी हैं कोचिंग वालों को, तो ये तो सिर्फ एक नीजक रिएक्शन या बैंडेड सॉल्यूशन टाइप कह लीजिए, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बच्चों का माइंडसेट, या आप कह लीजिए प्रॉपर काउंसलिंग करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो कभी हारा ना हो। ओके, और एक बार जीत गया उसका मतलब ये भी नहीं कि आप आगे हमेशा ही जीतोगे। कभी हारोगे, फिर जीतोगे, फिर हारोगे, फिर जीतोगे। लाइफ बहुत लंबी है, चलता रहेगा ये सब। सो नेवर ट्राई टू जज योर सेल्फ, जस्ट ट्राई वट एवर यू वॉन्ट। फेल हो जाओ, पास हो जाओ, दैट इज सेकेंड थिंग। नेक्स्ट इज, यहाँ पे जो समिट हो रहा है आसियान का और ईस्ट एशिया समिट, उसमें चाइना कह रहा है कि देखिए आप इस ये एक सेकंड टाइप की कोल्ड वॉर जो शुरू हो रही है। ठीक है, क्योंकि यूएसए क्या करता है ना, आसियान कंट्रीज को अपने ग्रैप में लेने की कोशिश करता है। ठीक है, बट ये सब कंट्रीज यूएसए की तरफ जाना नहीं चाहती, बट वो मजबूरी में जा रही हैं क्योंकि चाइना इनको परेशान करता है यहाँ पे। आप कह सकते हो एक बुली करने का एटीट्यूड है उसका। ठीक है, उसने अभी भी जो नया मैप इशू किया उसने पूरा साउथ चाइना सी अपने अंडर में दिखा दिया, और जबकि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उनका ओवरलैप होता है काफी सारी कंट्रीज के साथ, मलेशिया के साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ होता है, फिलीपींस के साथ होता है। ठीक है, इवन उसने सेनकाकू आइलैंड है जो, वो भी अपने मैप में दिखा दिए, तो इवन जापान ने भी इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। ठीक है, उसने ताइवान को अपना पार्ट दिखा लिया है। ऑलराइट, तो ये जो आपका बुलिंग नेचर है ना, ये इन कंट्रीज को पुश कर रहा है यूएसए की तरफ से, और फिर अल्टीमेट वही हालात आ जाते हैं वापस से, एक ब्लॉक फॉर्मेशन होने लगता है। तो जापान यही कह रहा, सॉरी चाइना यही कह रहा है इनको कि आप ये ब्लॉक और सेकेंड कोल्ड वॉर के चक्कर में मत पड़िए। तो यहाँ पे जापान ने भी प्रोटेस्ट किया है against China over its new standard map for including disputed Senkaku Island। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे G20 फाइनेंस ट्रैक चल रहा है, तो उसी में कुछ बातें हैं। पहला तो हमें कैपिटल बढ़ाने की जरूरत है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में। दूसरा, कॉमन नॉर्म्स डेवलप करने फॉर क्रिप्टो करेंसीज। थर्ड इज फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान लाना है। उसके अलावा क्लाइमेट का जो ट्रांजिशन है, तो उसमें प्राइसिंग नॉन प्राइसिंग टूल्स दोनों।
दोनों पे वर्क करना है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस पर। देखिए, इंडिया ने गोल रखा है अपने सामने कि हमें अपना जो शेयर है नॉन फॉसिल का, उसे एनर्जी मिक्स में बढ़ा के 40% तक ले जाना है। ठीक है, मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी हम बनाते हैं उसका शेयर हमें 40% करना है, हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें। अब होता ये है कि जब आप सोलर और विंड की से पावर जनरेट तो कर लेते हो डे टाइम में, बट अब उसको नाइट में आपको स्टोर भी करना होता है, तो स्टोरेज इज ए प्रॉब्लम। स्टोरेज करने के लिए आपको अच्छी अच्छी एफिशिएंट बड़ी बैटरीज चाहिए। तो उसी के लिए यहाँ पर एक वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज्म लाया गया है फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी अप टू 40% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट्स, और ये 3 साल तक चलेगी। बट देखिए, ये इतनी माइन्यूट बातें हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको याद रह जाए और एग्जाम में आप यूज भी कर पाओ उसे अपने आंसर में, बहुत माइन्यूट बातें हैं। बट ये आपको पता होना चाहिए कि हमें अपना शेयर बढ़ा के 40% करना है। और ये पता होना, सेकंड बात आपको सिर्फ ये याद रखनी है कि इनके स्टोरेज करना ही सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, बैटरी स्टोरेज एनर्जी सिस्टम को बस वाइब्रेटिक गैप फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि इट कैन एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन सेटिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज। Designed to harness the potential of renewable energy such as solar and wind, it aims to provide clean, reliable, and affordable electricity to citizens. It aims to reduce the cost of energy storage for companies and consumers. अब जैसे आप अपने घर में सोलर पैनल लगवा भी लें तो अल्टीमेटली आपको एक बैटरी स्टोरेज भी तो चाहिए ना। यहाँ पे एक डाइजिन जेल की बात है, तो इसको रिकॉल किया गया है क्योंकि इसमें कुछ कंप्लेंट्स आ रही थी। Syrup Daikin gel, manufactured at its Goa facility, reported that liquid in the bottle had turned white, tasted bitter, and had a pungent smell. क्योंकि ये liquid pink होता है usually, ठीक है। So it may be unsafe. However, consuming Daikin in tablet form and stick pack is safe. तो अगर आप लोग ऐसा कुछ ले रहे हैं तो देख लीजिए एक बार, ठीक है। टैबलेट फॉर्म में तो ले सकते हो, बाकी इसका जो सिरप है उसमें कुछ कंप्लेन है। और ये यूज काय में किया जाता है, so it is prescribed for acidity and its symptoms for gastrics, acid reflux. Okay, it uses basic compounds like magnesium hydroxide to neutralize the stomach acid. अब यहाँ पर हमारे यहाँ क्योंकि अगस्त काफी ड्राई मंथ गया है ना, तो उस वजह से हमारे यहाँ जो स्टोरेज कैपेसिटी थे काफी गिर गई हैं कुछ जगहों पर। लुक एट दिस, साउथ इंडिया में वाईगई 95 से 48, 96 से 62, नागार्जुना सागर, मेट्टूर 67। ओके, एंड सेकेंडली आपको जो ऑब्जर्व करना है ध्यान से यहाँ पर, ये जो कौन सा डैम कौन से स्टेट में लोकेट है। अब क्योंकि ये मैप आ गया है यहाँ पर, तो यूबीसी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये लोकेशंस पता होनी चाहिए। आप रट तो सकते नहीं है पूरे इंडिया में कितने डैम है, क्योंकि हमारे पास 150 से ज्यादा रिजर्वायर्स हैं बड़े, ठीक है। बट जो आपके न्यूज में आ गया है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे पोंग डैम है, ठीक है। पोंग डैम कहाँ आता है हमारा, हिमाचल में। सेम इज गोविंद सागर डैम, ठीक है। तहरीन उत्तराखंड, राणा प्रताप सागर राजस्थान, ओमकारेश्वर, सरदार सरोवर ये हमारा मध्य प्रदेश में आ जाता है। बाणसागर अगेन मध्य प्रदेश। रिहांद, रिहांद डैम इज इम्पोर्टेंट, ओके। रिहांद रिवर पर ही है वो। हीराकुड उड़ीसा, श्रीसाइलम, नागार्जुना, तुंगभद्रा, पेरियार, इडुक्की, कबिनी, वाईगई, ओके। तो इनकी लोकेशन जरूर देखिएगा। दूसरा हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। The large deficit rainfall in August, more than 35%, has been expected to impact on water storage. The biggest deficit, unsurprisingly, is in reservoir of southern states. Bulk of Indian rainfall हो जाती है almost 75% in just these 4 months. तो अल्टीमेटली बाकी के पूरे साल के लिए, बाकी के 8 मंथ्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा रिजर्वायर फॉर वाटर सप्लाई, एंड नॉट जस्ट फॉर हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल यूजेज बट ऑल्सो फॉर पावर जनरेशन। सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल डेफिशिएंसी है अराउंड 47% एंड साउथ इंडिया में इट इज 60%, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन फर्स्ट हाफ ऑफ September, दैट इज टिल 15 September, it will bring a decent rainfall, especially in southern region, and this might result in improvement of situation. So in Delhi तो अभी बारिश नहीं हो रही है, आपके साउथ इंडिया में हो रही हो तो शायद हो रही होगी। ओके, सो नेक्स्ट, ये सब स्पोर्ट्स न्यूज़ है, अभी हमारे काम की नहीं है। स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा ना, वो हम लास्ट की अपने लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।